तो हम लोग जो है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर लास्ट क्लास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने पढ़ा था। हमारा छोटे-छोटे से 1 आध 2 टॉपिक बचे हुए हैं, उसको खत्म करते हैं और चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। एक तो बचा हुआ है फेजान रोल जो हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक छोटा-सा टॉपिक है कि लैटिस एनर्जी क्या होती है, ठीक है ना? तो ये 3 छोटे-छोटे टॉपिक हैं, इनको खत्म करके चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा फिनिश। तो अगर हम बात करें फेजान रूल क्या है? तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट से हमें ये पता चला था कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर होता है। किसका कैरेक्टर होता है? आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर होता है। बिल्कुल सेम ऐसे ही किसी आयनिक बॉन्ड के अंदर कौन-सा कैरेक्टर देखने को मिलेगा? कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूँ, तो जो आप आयनिक बॉन्ड देखते हो ना तो वो कंप्लीटली आयनिक होता है और जो आप कोवेलेंट देखते हो ना तो वो कंप्लीटली कोवेलेंट होता है। कोवेलेंट के अंदर आयनिक कैरेक्टर और आयनिक के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो अगर मैं फेजान रूल की बात करूं तो फेजान रूल क्या करता है? एक्सप्लेन प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, यानी आयोनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है, इस बात को ये एक्सप्लेन करता है। कौन सा रूल? फेजान रूल। अब किस तरीके से एक आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, इस बात को समझते हैं हम। सुना ध्यान से। अगर मैं बात करूं तो ये हमारा है कैटायन। ये क्या है? कैटायन। और ये क्या है? अनायन। अब सुना, एक नॉर्मल एटम के अंदर क्या होता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाहर कई सारे शेल होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही बात है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मिलता है। प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज और वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो कि बाहर के शेल में मौजूद हैं, उनको अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। सही बात। प्रोटॉन का यानी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो प्रोटॉन है, उनका बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है या एबिलिटी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव बोलते हैं, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब कोई कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, उसको हम किससे लिखते हैं? जेड इफेक्टिव से। जेड इफेक्टिव इज द अट्रैक्टिव पावर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है ना? किसको अट्रैक्ट करने की पावर है? इलेक्ट्रॉन को। सही बात। अब मेरी बात सुनना, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। यानी जेड इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा। और अगर जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? कम हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। या फिर ऐसे बोलो कि जेड इफेक्टिव जब बढ़ता है तो नेगेटिव चार्ज भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? नेगेटिव चार्ज जब ज्यादा हो तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? सॉरी, जेड इफेक्टिव कम होता है अगर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उल्टा होगा ना। अब मेरी बात सुनना, आपको ये पता लगा जेड इफेक्टिव न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होल्ड है, कितना अट्रैक्ट कर पा रहा है न्यूक्लियस किसको? बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को। वो जेड इफेक्टिव है। अब मेरी बात सुनना चाहते हैं, ये क्या है? अनायन। ये क्या है? कटायन। आप बताओ, अनायन और कटायन में से जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा? कटायन का। तो ये कटायन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ऑब्वियसली इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा। जेड इफेक्टिव ज्यादा का मतलब इसका कंट्रोल इसके अपने इलेक्ट्रॉन पे बहुत बढ़िया होगा। इसका कंट्रोल अपने इलेक्ट्रॉन पे क्या है? बहुत बढ़िया है। लेकिन यहां अगर बात करो अनायन, तो अनायन में जेड इफेक्टिव क्या होगा? कंपैरेटिवली इसके क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब मेरी बात सुनना, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं और इसका न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव कम है,
तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को खुद संभाल नहीं पा रहा है। इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है। तो जब हम दोनों को पास-पास लाएँगे तो होगा क्या, जो कटायन था वो अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर ही रहा था, लेकिन अपने साथ-साथ के पड़ोसी वाले के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो जब ये पड़ोसी वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, तो जो पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन हैं, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मूव करके कहाँ जाने लगते हैं? कटायन की तरफ जाने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन कहीं शिफ्ट हो जाएँगे ऐसे बीच में। इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएँगे? ऐसे मिडल के पास बीच में शिफ्ट हो जाएँगे। अब आप बताओ, जैसे अगर मैं मान लूँ ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाली शेयरिंग किसमें होती थी? कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। तो हमें ऐसा कुछ अपीयर होने लगता है कि जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बना है। मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके कहाँ आ गए? मिडल में। और हमें अपीयर कैसे होने लगा कि एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, बट एक्चुअली में ये कोवेलेंट नहीं था, ये क्या था? आयनिक था। बॉन्ड कैसा है? आयनिक है, बट हमको अपीयर कैसे होने लगेगा कि जैसे यहाँ पर क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसका मतलब आयनिक बॉन्ड के अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर आ सकता है अगर एक कटायन किसी दूसरे अनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे और वो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएं, तो इससे एक कोवेलेंट बॉन्ड के, एक आयनिक बॉन्ड के अंदर कौन सा नेचर नजर आएगा? कोवेलेंट नेचर दिखने लगेगा। जैसे ये डायग्राम जो बगल में मैंने पिक्चर लगा रखी है, इसमें भी देखो यही है, कटायन है, ये अनायन है। अनायन के इलेक्ट्रॉन्स को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? कटायन। और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो ये कहाँ आ जाएंगे? यहाँ मिडिल में। और आपको कैसा दिखेगा कि जैसे इसके पास क्या आ गया हो? कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया हो। अब यही ये फैजान रूल एक्सप्लेन करेगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसके पास कितना आएगा, किसके पास कम, किसके पास ज्यादा, ये सब बातें। ठीक। तो अगर मैं आगे बढ़ूं, बढ़ सकता हूं आगे? तो अब सुनना मेरी बात ध्यान से। फैजान रूल के अंदर 2 चीजें आती हैं। एक आता है पोलराइजिंग पावर। क्या होता है? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या हुआ? कटायन के पास कितनी एबिलिटी है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ अनायन। भैया कटायन कितना पावरफुल है कि वो किसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले? अनायन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले। ये क्या होता है? पोलराइजिंग पावर होता है। क्या होता है? पोलराइजिंग पावर होता है। तो सुनना ध्यान से, एबिलिटी ऑफ कटायन टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन। डिस्टॉर्ट का मतलब क्या हुआ? इधर देखो, ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पहले कैसे थे? सर्कल के फॉर्म में थे, स्फेरिकल फॉर्म में। इधर शिफ्ट हो गए, इधर। तो इधर शिफ्ट हो जाना, इसी को बोलते हैं डिस्टॉर्शन। क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्ट मतलब बेकार हो जाना इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है ना? तो अगर हम बात करें तो किसी कटायन के पास कितनी एबिलिटी है टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन, उसे हम क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। फिर एक और टर्म आती है बच्चे, पोलराइजिबिलिटी। क्या आती है? पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी क्या होती है? कटायन अनायन को तो अट्रैक्ट कर ही रहा है, लेकिन अनायन क्या चाहता है? अनायन अट्रैक्ट होना चाहता है कि नहीं चाहता है? या अनायन की टेंडेंसी कितनी है कि वो अट्रैक्ट हो जाए या ना हो? तो मतलब टेंडेंसी ऑफ अनायन टू गेट डिस्टॉर्टेड, या डिस्टॉर्ट होने की टेंडेंसी कितनी अनायन की, उसे क्या बोलते हैं? पोलराइजिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? पोलराइजिबिलिटी बोलते हैं। अब सोचो, पोलराइजिंग पावर कटायन की कितना ज्यादा होगी? जितना उसका न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। और हमें पता है जेड इफेक्टिव ज्यादा कैसे होता है? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा। मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कटायन के ऊपर, उतना ज्यादा एबिलिटी होगी अनायन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, मतलब उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। सही बात है। अगर हम पोलराइजिबिलिटी बात करें, यानी अनायन कितना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, इसके पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इसके पास जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, उतना अच्छा, मतलब उतना खराब होल्ड होगा इस पर, इसका किसके ऊपर?
इसके खुद के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अगर ये अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएगा तो पड़ोसी वाला अट्रैक्ट करके लेके चला जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये दो एबिलिटी हैं जिस पर डिपेंड करेगा कि जो है कितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कहीं देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें, जो हमने हेडिंग डाली थी फैजान रूल, तो रूल क्या कहता है, सुना ध्यान से। रूल कहता है, मतलब अगर आपसे कभी पूछे कि रूल क्या कहता है या स्टेटमेंट लिखने के लिए, तो सुना ध्यान से। स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, लार्जर द साइज ऑफ अनायन, more will be polarization, more will be polarization and hence more covalent character, more covalent character, more covalent character। ये फैजान रूल की स्टेटमेंट। ठीक, अब अगर मैं बात करूं फैक्टर की, किसकी बात करूं, फैक्टर अफेक्टिंग, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो फैजान रूल को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है साइज ऑफ कटायन एंड अनायन। अगर मैं साइज ऑफ कटायन और अनायन की बात करूं, देखो वैसे स्टेटमेंट में बोला स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, मतलब साइज जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो मतलब क्या हुआ, साइज किसका, कटायन साइज लिख दो, किसका साइज, कटायन का साइज छोटा, पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, जबकि इसी का अगर मैं उल्टा बात करूं तो मेरे पास क्या है, अनायन है। तो कटायन की जगह अगर हम बात करें अनायन की, तो जितना ज्यादा क्या होगा, अनायन का साइज होगा उतना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी। और पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, तब भी कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी अनायन का साइज बड़ा हो, कटायन का साइज बड़ा हो, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर वही होगा। ठीक, अगले भी मैं चल सकता हूँ, लिख लो। दूसरा जो फैक्टर है वो होता है चार्ज ऑन कटायन एंड अनायन। चार्ज की बात करते हैं, सुना, कटायन पे ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आप कटायन के केस में बात करोगे तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर क्या होगी, उतनी ज्यादा। और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा। जबकि यही केस अगर हम अनायन के लिए बात करें तो अनायन पे तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अनायन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं बात करूं
एनायन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो क्या ज्यादा होगा? पोलराइजेबिलिटी। और कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा? ज्यादा। एंड लास्ट थर्ड जो है वो क्या है? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या मतलब हुआ इसका? आउटर मोस्ट शेल हैव 18 इलेक्ट्रॉन। अगर सबसे बाहर वाली सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो? 18 इलेक्ट्रॉन हो तो इसे क्या बोलते हैं? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन किसकी किसकी मिलेगी? एग्जाम्पल, जिंक 2+ की, कैडमियम 2+ की, मरकरी 2+ की, यानी जिंक, कैडमियम और मरकरी। इसके अलावा कॉपर प्लस की, सिल्वर प्लस की और गोल्ड प्लस की। इन सबके आउटर मोस्ट सेल में, यानी ये क्या है? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है इनके पास। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब मेरी बात सुनना, जिसके पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है उससे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसी का नहीं होगा। मतलब अगर कंपैरिजन में आ जाए और इन 6 में से कोई दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये क्या होंगे? मैक्सिमम पर। इनसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं। अब मेरी बात सुनना, एक कॉन्फ़िगरेशन में कर रहा हूँ, बाकी एक आप, एक या दो आप कर लेना। जैसे जिंक का अगर किसका कर दूं? कॉपर का कर दूं या जिंक का कर दूं? जिंक का कर दूं तो जिंक में 2+ होता है, ठीक है ना? वैसे नॉर्मली इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जाओगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसका आता है 4s2 और 3d10। लेकिन सुनना ध्यान से, अब ये 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। मुझे जिंक 2+ बनाना है तो 2+ बनाने के लिए क्या होगा? ये s वाला गायब करना पड़ेगा। s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। जब s का 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन? 28, यानी जिंक 2+ बनेगा। अब जब जिंक 2+ बन गया है तो अब देखना ध्यान से, आउटर मोस्ट सेल क्या होती है? जहां n का नंबर मैक्सिमम हो। 3 3 3, दैट इज द आउटर मोस्ट सेल। मतलब ये पूरी की पूरी क्या है? आउटर मोस्ट सेल है। काउंट करो इस इलेक्ट्रॉन, 10 और 6 16 और 2 18। यानी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए क्या है? एक सूडो नोबल गैस है और इसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। क्लियर बात? एक काम करोगे, कॉपर का आप लोग एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन खुद करोगे। एटॉमिक नंबर कितना होता है कॉपर का? 29 होता है। ठीक, देखो आप लोग समझ गए ना? अब मेरे पास सुनना, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? जैसे पूछ लेगा, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। कह रहा है इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर में। तो अगर जैसे क्वेश्चंस में क्या क्या है, मान लिया NaF है, NaCl है, NaBr है, NaI है। ठीक, अब सुनना, हर जगह तो Na फिक्स है तो मतलब Na से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो दूसरा बदल रहा है उसको देखो, यहाँ F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, सब पे चार्ज भी सेम है। तो सर क्या फर्क पड़ रहा है? साइज में। किसमें फर्क आ रहा है?
क्लोरीन सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन और सबसे बड़ा क्या होता है? ब्रोमीन, आयोडीन। हमने पढ़ा है कि जो माइनस वाला होता है यानी अनायन, उसका साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। देखो अभी पीछे पढ़ रहे थे, साइज कहाँ गया? साइज ऑफ अनायन क्या होगा? जितना ये, एक मिनट इसको सही कर लेना, ज्यादा ना, साइज ऑफ अनायन ज्यादा होगा तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सारे हैं। सबसे बड़ा साइज किसका है? आयोडीन का। उसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो मतलब वैसे तो ऑर्डर में ही लिखा हुआ है ये, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसका, फिर इसका और सबसे कम इसका। क्लियर बात? तो मतलब इस तरीके से हम चेक करते हैं कंपेयर करके कि किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। जैसे एक और एग्जांपल के लिए हो सकता है, जैसे ये ए था, मान लिया बी मैंने एक एग्जांपल के लिए दे दिया, लेट से मैंने दे दिया LiCl, NaCl, KCl, RbCl। अब बताओ, यहाँ देखो Cl हर जगह सेम है, तब किस पे डिपेंड करेगा? कटायन के ऊपर, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, के प्लस, Rb प्लस। अब बताओ लिथियम, सोडियम और पोटेशियम और रुबिडियम में से सबसे छोटा साइज कौन होता है? लिथियम। जितना ज्यादा छोटा साइज उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो सबसे छोटा ये है तो इसका ये होगा, फिर इसका, और सबसे कम किसका हो जाएगा? Rb का। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर बात? हो गया यहाँ तक? अब अगले पे चलते हैं। नाम है लैटिस इंथैल्पी। क्या नाम है? लैटिस इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ionic solid into its gaseous constituent ion, gaseous constituent ions। मतलब मेरे पास अगर 1 मोल कोई आयनिक सॉलिड है, जैसे मान लिया NaCl है, इसको मुझे क्या करना है? तोड़ना है, प्लस गैस में और प्लस Cl माइनस गैस में। तो इसके लिए मैंने जितनी एनर्जी दी है, इसके लिए जितनी एनर्जी दी है, मान लिया इसके लिए मैंने हीट दी, तो जितनी एनर्जी दी है इसे क्या बोलते हैं हम? लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? लैटिस इंथैल्पी। इंपॉर्टेंट बात, ये किसमें होना चाहिए? सॉलिड में। ठीक है ना? तो मतलब 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी लगती है उसे हम लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है ना? क्लियर बात? ये भी हो गया। अच्छा एक छोटी सी बात, और वैसे तो मैंने बता दी थी शायद पहले, आप लोगों को लिखना नहीं है, बट मैंने उस दिन रिकॉर्ड नहीं किया था तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। एक क्या था? बॉन्ड लेंथ। वैसे तो ये सब डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछता है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? जैसे मान लिया एक एटम है, ये एक एटम है, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना है, इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है। तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है ना? तो बॉन्ड लेंथ सिंपली क्या है? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, बिटवीन द
न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, मतलब जो एटम्स कंबाइन हो रहे थे मॉलिक्यूल्स के अंदर, उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, या बिटवीन टू बॉन्डेड एटम भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, ऐसे ही बोल सकते हो, टू बॉन्डेड एटम्स। क्लियर बात? इसके बाद एक टर्म आती है बॉन्ड एंगल। क्या आती है? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? जैसे मान लिया, अगर मैं वाटर का डायग्राम बनाऊं वेस्पर थ्योरी के हिसाब से, तो आपको पता है ऐसे कुछ दिखता है ना। आपको पता है ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जिसको मैंने बॉन्ड में इस्तेमाल किया है, बॉन्ड बनाने में, इसे बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर ऑर्बिटल्स होंगे। क्या होंगी? ऑर्बिटल। तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, उनके बीच का जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन दी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंगल बिटवीन दी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक। तो बस एक छोटा सा टॉपिक था ये, इतना खत्म हो गया। अब चलते हैं एक लास्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आपका ये चैप्टर उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर लिखा तो उसे तो मैंने साथ पहले लिखवा दिया था, तो ठीक है, और नहीं तो नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। चलो हेडिंग डालेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? सुनना, अट्रैक्टिव फोर्स which binds hydrogen atom of one molecule with फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ऑफ अनदर। क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किससे कर रहा है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से। किसके? दूसरे मॉलिक्यूल के। सुना ध्यान से इधर। जैसे मान लिया मेरे पास क्या हुआ, HF है, इसमें हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है, और यहाँ भी क्या है, HF है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जरूरी क्या है? हाइड्रोजन हो और इन तीनों में से कोई एक हो, तभी होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। सुना ध्यान से। फ्लोरीन होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ फ्लोरीन पे आता है माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पे आता है प्लस चार्ज। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस चार्ज और प्लस चार्ज। और फिर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है ये किधर अट्रैक्ट हो जाएगा? फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि दोनों पे अपोजिट चार्ज है। और यहाँ पे ये जो अट्रैक्शन है, इसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर बात हुई? तो हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ नहीं है, अट्रैक्टिव फोर्स है एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम का दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से किसी एटम के साथ, उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अब हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बच्चे, को दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। पहला, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर। क्या होता है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर। चलो अगले पेज पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
सुना ध्यान से, इंटर शब्द का मतलब होता है इन बिटवीन। क्या होता है? इन बिटवीन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मतलब क्या होगा, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और इंपॉर्टेंट बात एक और चीज बताऊं, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के, ठीक है ना। अब सुना सर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होगा, देखते हैं। एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने दे रखा है उसी को ले लेते हैं। ये जो आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है, इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब सुना ध्यान से, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे चल के पढ़ोगे, जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ यहाँ ओएस लगा हुआ है ना, तो इस वाली पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, इस वाली पोजीशन को मेटा बोलते हैं, और इस वाली पोजीशन को पैरा बोलते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक में सीखोगे आप वैसे, अभी बस नाम लिख रहा हूँ, नाम ही ध्यान रख लेना। इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल, और पैरा को पूरा नहीं लिखते हैं, सिर्फ पी लिख के छोड़ देते हैं। तो आपको ये समझना है कि पी अगर लिखा हुआ तो मतलब क्या है, पैरा है, ठीक। अब अगर मैं बात करूं पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ मिल रही है और कैसे मिल रही है, इधर देखना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो है, इन दोनों के बीच जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। और अगर आप देख रहे हो, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल में है, ये मॉलिक्यूल नंबर 1, ये मॉलिक्यूल नंबर 2, तो इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अलग अलग। अगर यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होती, इंट्रामोलिकुलर, कौन सी होती, इंट्रामोलिकुलर, यही बता दो, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। अगर हम इंट्रामोलिकुलर की बात करें, तो इंट्रामोलिकुलर क्या होगा, इन द सेम मॉलिक्यूल, एच बॉन्ड इन द सेम मॉलिक्यूल, मतलब सेम ही मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर सेम मॉलिक्यूल के अंदर होगी तो कैसे होगी, इसको समझते हैं। ये आपने देखा, ये क्या था, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल था। कौन सा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो। अगर मैं, सॉरी, पैरा नाइट्रोफिनॉल, अगर मैं यहां जोड़ दूं नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या हो जाएगा ये, सॉरी क्या कह रहा हूं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इससे पिछले वाला क्या था, पैरा था ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब सुना ध्यान से, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पास पास हैं, तो ये आपस में ही बॉन्ड बना देते हैं। और यहाँ देखो, मैंने मॉलिक्यूल अलग नहीं लिया, सेम मॉलिक्यूल के अंदर हो गई, तो इसे क्या बोलते हैं, हाँ, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें, तो ये जो है बच्चे, ये बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब आप मुझे बताओ जल्दी से, ये तो एग्जांपल है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल,
दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होना चाहिए? एक ऑर्थो और एक पैरा है, तो मैं कह रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होना चाहिए? पैरा का, क्योंकि पैरा में कौन सी बॉन्डिंग है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बता रखा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है। और इसका क्या होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट? कम। ठीक, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। क्या बोलते हैं? नॉन वोलाटाइल, या फिर आप बोलो हाई बॉइलिंग पॉइंट। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है, वोलाटाइल मतलब आसानी से गैस में कन्वर्ट हो जाती है जो चीज, उसे बोलते हैं वोलाटाइल। तो नॉन वोलाटाइल मतलब कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू गैस। अब गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तभी तो नहीं हो रहा है। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होता तो बॉइल करके गैस में कन्वर्ट कर देता। ये वाला जो होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये कैसा होता है? वोलाटाइल। इसका क्या होगा? लो बॉइलिंग। क्लियर बात? कोई समस्या? तो अब फाइनली आपका चैप्टर खत्म हो गया है। इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं आप अटेम्प्ट करोगे, डाउट्स वगैरह होते हैं अगली क्लास में देख लिए जाएंगे। और अपकमिंग डेज के अंदर, मतलब एक दो दिन या संडे के बीच, संडे के पहले पहले, लास्ट टू लास्ट संडे आपका टेस्ट होगा इस चैप्टर का। तो आपको खुद प्रिपेयर रखना है। तो हो सकता है वो सैटरडे हो या संडे हो, तो किसी दिन बीच में हो जाएगा। तो आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है पहले से, ठीक है ना? इस चैप्टर का होगा कंप्लीट चैप्टर पूरा। किसी को कोई डाउट रह गया हो, कुछ दिक्कत हो, या क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, या कोई भी समस्या हो, तो आप लोग बता दीजिएगा। बस आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद आप लोगों का।